Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. Today we are going to talk about element. Detail about the element, its history, definition, classification, symbol, valency and ultimately variable valency. So let's start. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो अगर हम अर्ली एजेस की बात करें तो पहले 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे एलिमेंट के. उन 9 एलिमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए. दैट इज़ कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर. ये 9 एलिमेंट पहले डिस्कवर हुए थे और तब ये समझा जाता था कि एलिमेंट जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट. और उसके बाद एंड ऑफ 19th सेंचुरी में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और उसके बाद अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 92 जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, जबकि बाकी के जो हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, आप कह सकते हो, राइट. तो आपको पता होना चाहिए अब तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं, अर्ली एजेस में कितने डिस्कवर हुए थे. एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये जो है वो ऐड करना है. ये हेडिंग्स इस तरह से बनाते जाइएगा अपनी बुक पे. नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एलिमेंट की. तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं. एलिमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ सब्सटेंस, राइट. हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मैटर में जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं, इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर का नाम देते हैं. और प्योर फॉर्म जो सब्सटेंस है उसमें फर्दर हम एलिमेंट को स्टडी करते हैं और कंपाउंड को स्टडी करते हैं, राइट. सो जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसमें फर्दर अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. एक ही तरह के एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा. याद रखिएगा एटॉमिक नंबर की बात हो रही है यहाँ पर. एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया. सो उनका सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या है कि उनमें जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होगा. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकती इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जिस तरह से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के एलिमेंट की बात करें, तो उसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के ही होंगे और उन सबका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा. अगर किसी का एटॉमिक नंबर फ़र्क होगा तो इसका मतलब है वो कार्बन का एलिमेंट नहीं है, वो किसी और एलिमेंट का एटम है. ठीक हो गया. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता. ये एटॉमिक नंबर है, मैथ नंबर नहीं है. एक ही एलिमेंट के एटम्स का मैथ नंबर फ़र्क हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर फ़र्क नहीं हो सकता. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. आप कार्बन की बात करते हो, ये कार्बन का एलिमेंट है जिसमें कार्बन के फॉर एग्जांपल 3 तरह के एटम्स पाए जाते हैं. इन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6. क्या एटॉमिक नंबर है, 6. इसका मतलब ये सारे के सारे कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन इनका मास नंबर फ़र्क हो सकता है. दैट कुड बी 12, दैट कुड बी 13, दैट कुड बी 14. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये कार्बन का एटम नहीं है, इट इज़ स्टिल द एटम ऑफ कार्बन. लेकिन अब ये क्या बन गए हैं, ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स बन गए हैं. ठीक है. तो अगर मास नंबर फ़र्क होगा तो उसकी वजह से आइसोटॉप्स बन जाएंगे, लेकिन वो एटम्स उसी एलिमेंट के रहेंगे. ये तीनों आइसोटॉप्स बन गए हैं, एटॉमिक नंबर इनका 12, 13, 14 हो गया है, लेकिन अभी भी ये किसके एटम्स हैं, ये कार्बन के एटम्स हैं. सो आइसोटॉप की डेफिनेशन ही हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना. एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर फ़र्क हो सकता है. अगर मास नंबर फ़र्क होगा तो उससे आइसोटॉप्स बनेंगे, लेकिन एटम वही रहेगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, राइट. नेक्स्ट है इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ. अच्छा, हर एलिमेंट का एक यूनिक टाइप ऑफ एटम होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटम यूनिक है, उसकी तरह कोई और एटम नहीं हो सकता. अगर उतना ही प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो सोडियम ही होगा, लेकिन अगर फ़र्क हो जाएगा नंबर तो वो कोई और एटम बन जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर जो है वो 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो वो कार्बन है, 7 हो गए तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा, 8 हो गए तो ऑक्सीजन हो जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है अकरेंस ऑफ एटम, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. अकरेंस ऑफ एलिमेंट क्या है जी, अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म. फ्री में भी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. जिस तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो H2 की फॉर्म में होता है. इस तरह से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में होता है, Cl की फॉर्म में नहीं होता, राइट. तो कुछ जो है वो फ्री में पाए जाते हैं. जिस तरह सोडियम की बात करो तो वो होता है फ्री में. मेटल्स जो हैं, कैल्शियम है, आयरन है, तो वो फ्री स्टेट में अक्सर पाई जाती हैं,
लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होते, वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, तो वो देख लें ज़रा। मेजर एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एलुमिनियम है। इनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज आपको पता नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की 47%, सिलिकॉन की 28% और एलुमिनियम की 7.8%। ये कहाँ पर है? ये अर्थ क्रस्ट पर है। लेकिन अगर हम ओशंस में देखें तो ओशंस में ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9% है। तो ये परसेंटेजेस एज इट इज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है और कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। MCQ एक पक्का है इस टेबल में से, ठीक है? तो आपने ये टेबल अच्छे से करना है, इंक्लूडिंग द परसेंटेजेस। Next is the classification of element on the basis of physical state. Now we know that physical state means either it is gas or liquid or solid. ठीक है, तो इस बेस पर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। जिस तरह से अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो सॉलिड्स हैं। मेजॉरिटी क्या है? सॉलिड है। जिस तरह से सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। नीचे आपको इमेज नज़र आ रहा है जिंक का, ठीक है? इस तरह से आयरन है। तो मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स की है पीरियोडिक टेबल में वो सॉलिड्स की है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 2 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वो हैं मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है? यहाँ पर आपको ये 2 इमेजेस जो हैं वो मरकरी के नज़र आ रहे हैं जिसका सिंबल है Hg, ठीक है? ये लिक्विड होता है। ये वाला लिक्विड जो है ये इसमें थर्मोमीटर में भी अक्सर अगर आप लोगों ने देखा हो, या जो BP ऑपरेटर्स होता है उसमें भी ये होता है। और जो ब्रोमीन है ये आपको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा है, रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है? तो ये सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में इन लिक्विड स्टेट। एक मरकरी है और दूसरा ब्रोमीन है। पहले 2 इमेजेस मरकरी के हैं और तीसरा जो इमेज है वो ब्रोमीन का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैशियस स्टेट की तो गैशियस स्टेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है जी वी आर फुल ऑक्टेट। तो आई गेस आप लोगों को पता होगा कि कौन से होते हैं जो फुल, जिनका ऑक्टेट फुल होता है। सो दीज आर द नोबल गैसेस, ठीक है? तो नोबल गैसेस जो है दैट आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गैशियस स्टेट, जिसमें हमारे पास आ जाएगा जी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है? ये सारी नोबल गैसेस आ जाएंगे जिनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी क्लासिफिकेशन। ओके, ये आपको पीरियोडिक टेबल का नज़र आ रहा है जी कलर्स। लाइट ब्लू है, ग्रीन है और येलो कलर है। जो येलो कलर है वो है गैसेस का, जो ब्लू कलर है वो है सॉलिड्स का और जो ग्रीन कलर है वो है लिक्विड्स का। लिक्विड में बस 2 आपको नज़र आ रहे हैं जी, ब्रोमीन और मरकरी। अगर मैं आपको मेंशन भी कर दूं यहाँ पर, आयो वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ओके। ये ब्रोमीन है और ये मरकरी है जो कि ग्रीन कलर में है एंड दे आर लिक्विड्स। बाकी सारे जो ब्लू कलर में हैं, ये वाले सारे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर दूं इस तरह से, ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं ये सॉलिड्स हैं। इसके अलावा ये और यहाँ पर ये जो हैं ये गैसेस हैं, राइट? सो ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कौन से लिक्विड स्टेट में है, कौन से गैशियस स्टेट में है। ये आपको एज सच याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे अगर हम करें इनको क्लासीफाई तो वो हमारे पास आ जाते हैं जी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स हमें पता है जी सखी होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, कैटाइंस बनाती हैं, और नॉन मेटल्स के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं बिकॉज वो भूखी होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एनाइंस बनाती हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। दूसरी तरफ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। और मेटालॉइड्स जो हैं आप कह लो कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, मतलब दे आर द इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मैक्सिमम जो परसेंटेज हमारे पास पाई जाती है वो है जी मेटल्स की और वो है 80%। याद रखिएगा मेटल्स की परसेंटेज कितनी है? 80%। अगर आप लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी देखो तो आपको जो रेड कलर में नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी मेटल्स हैं, जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही हैं वो मेटालॉइड्स हैं और जो ब्लू कलर में हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो रेड कलर में है। इसका मतलब जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो मेटल्स की है जो कि 80% है। मेटालॉइड सबसे कम पाई जाती हैं और वो बिल्कुल थोड़ी हैं, सिर्फ आई थिंक ये
6 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं, और बाकी जो बच जाते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन भी याद रखिएगा नॉन मेटल्स में आता है, मेटल्स में इंक्लूड नहीं है, ये अल्कली मेटल नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी सिंबल की। तो हम एलिमेंट को सिंबल देते हैं जो कि उनके नेम की एब्रीवेशन होता है। अब एब्रीवेशन का मतलब क्या है कि हम उनके नेम से ही पहला या दूसरा लफ्ज़ उठा लेते हैं और उस लफ्ज़ को उसका सिंबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पहला एच उठा लिया तो एच को उसका सिंबल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन। सिंबल को कैसे लिखा जाता है? तो सिंबल का हम लेते हैं नेम फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। इन चारों लैंग्वेजेस से हम लेते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट। जिस तरह से यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन एंड Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम। अब सोडियम के जो नाम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर उसमें Na नहीं है, लेकिन अब ये जो Na है ये किसी और, जो सोडियम का नाम है किसी और लैंग्वेज में, उस नाम से Na लिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो क्लोरीन है उसका हमने लिख दिया Cl। अब याद रखिएगा जब भी एक लेटर का सिंबल होगा तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जब भी 2 लेटर होंगे सिंबल में तो पहला लेटर कैपिटल आएगा और दूसरा लेटर स्मॉल आएगा। ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है और हमेशा ऐसे ही होगा। सिंगल लेटर होगा तो वो कैपिटल आएगा और अगर डबल लेटर होगा तो एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास रहती है जी वैलेंसी। ये एज इट इज़ आप लोगों ने हेडिंग्स अगर बनाई हुई हैं, वेल एंड गुड, नहीं बनाई हुई तो बना लीजिएगा। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट के कंबाइन करने की कैपेसिटी। अब एलिमेंट को कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बिकॉज दे मे बी अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है वो कंबाइन करते हैं, जो स्टेबल है वो कंबाइन नहीं करते। अब स्टेबल और अनस्टेबल का क्राइटेरिया क्या है? दैट इज ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, यानी वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हैं, जिस तरह से नोबल गैसेज में हैं, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो रिएक्ट नहीं करती, वो स्टेबल है। नियॉन है, ऑर्गोन, क्रिप्टॉन, जीरोन, इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिएक्ट नहीं करते बिकॉज वो स्टेबल है। लेकिन वो एलिमेंट्स अदर देन द नोबल मेटल्स जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट करते हैं बाय कंबाइनिंग विद द अदर एटम्स। अब ये कम्बिनेशन 3 तरह से हो सकता है, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग होगी इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड। फर्दर अगर हम बात करें लॉस कब होगा, गेन कब होगा, तो लॉस तब होगा जब वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, और अगर वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करके जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब वैलेंसी डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। 4 के केस में यूजुअली शेयरिंग होती है जिस तरह से कार्बन है, और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 4 से कम होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा शेयरिंग अगर पॉसिबल है तो। सो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के भी हमने कहा कि कोवेलेंट कंपाउंड में होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम किस तरह से अपनी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे? आयनिक कंपाउंड में तो हमने कह दिया ना, जितने लॉस होंगे वो वैलेंसी बन जाएगा, जितने गेन होंगे वो वैलेंसी बन जाएगा। लेकिन कोवेलेंट में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वही उसकी वैलेंसी होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम HCl की बात करें तो Cl ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अब यहाँ पर हम चार्ज नहीं देंगे इन्हें, चार्ज जो है वो हम देते हैं कैटाइन और एनाइन के केस में, यानी जब आइंस बनते हैं और जब आयनिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पर हम चार्ज नहीं दे सकते वैलेंसी को। ओके जी, सो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट में NH3 में नाइट्रोजन की बात करें, अमोनिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 3 बॉन्ड बनाने की वजह से उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अब इसने 3 क्यों बनाए हुए हैं? ऑक्सीजन ने 2 क्यों बनाए थे? इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया। चूँकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं विद 2 एटम्स, तो उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 8 पूरे करने हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। चूँकि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है इसलिए 3 बॉन्ड्स बनाएगी वो, चूँकि 3 बॉन्ड बनाएगी इसलिए उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 और चाहिए तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। तो इस तरह से हमने कह दिया कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज
1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर पहले 1 लिखा हुआ है तो वो क्लोरीन की है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आइंस बनेंगे यानी कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइंस बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कैटाइन और एनाइन बनेंगे उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ये आयनिक कंपाउंड है। अब हम बात कर लेते हैं वो वाले एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना है, क्योंकि अब 3 के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, 1 के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। इनके लिए ये ज़्यादा आसान है कि इनके पास जो वैलेंस शेल में 3 हैं उनको लूज़ करके अपने जो दूसरा शेल है उसको वैलेंस बना ले, यानी जो सेकंड लास्ट शेल होगा इनका उसको वैलेंस शेल बना ले, ठीक है। जिस तरह से भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर आपको सोडियम की स्ट्रक्चर डायग्राम नजर आ रही है जिसमें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अगर ये आखिरी वाला शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका आखिरी शेल खत्म हो जाएगा। आखिरी शेल खत्म होने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका मतलब सोडियम ने अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर दिया और स्टेबल भी हो गई, राइट जी। तो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2। तीसरे शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर उसको 6 गेन करना मुश्किल है, और आसान क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और जो सेकंड शेल है उसका वैलेंस शेल बन जाए जिसमें 8 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, वैलेंस में 8 पूरे हो जाएंगे बिकॉज उसका सेकंड शेल उसका वैलेंस शेल बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर उसका अगेन स्ट्रक्चर डायग्राम आपको नजर आ रहा है एल्यूमिनियम का, जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बजाय कि ये 3 को 8 बनाने के लिए 5 गेन करे, इसके लिए ये ईजी है कि इन 3 को लूज करके अपने दूसरे शेल को अपना वैलेंस शेल बना ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है वो रिस्पेक्टिवली 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना वैलेंस शेल, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और अल्टीमेटली इनकी वैलेंसी जो है वो सोडियम की 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम की 2 हो जाएगी और एल्यूमिनियम की 3 हो जाएगी। ये हमने बात कर ली उन एलिमेंट्स की जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा हैं, यानी 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। सिंपल आप ये करो कि 4 से ज़्यादा हैं, राइट जी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की। तो नाइट्रोजन है हमारे पास, उसके वैलेंस शेल में यहाँ पर आपको पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इस तरह से करे कि ये 5 को लूज कर दे, ये इसके लिए मुश्किल है, लेकिन इसके लिए 3 को गेन करना आसान है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 7 हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 1 गेन करना आसान है, 7 को लूज करना मुश्किल है। तो ये क्या करेगी, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी वैलेंसी क्या बनाएगी, 1, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी 3 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी रेडिकल। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम याद रखिएगा, अगर किसी एटम की बात करें, यानी ग्रुप ऑफ एटम की नहीं, सिर्फ एटम की बात करें, उस पर कोई चार्ज आ जाए, तो उसको हम कहेंगे आइन, कैटाइन या एनाइन। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम हो, फॉर एग्जांपल SO4 -2 है, SO4 एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज क्या है, -2, तो इसको हम रेडिकल कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी सल्फेट आइन। एक और एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फेट आइन की, जिसमें हमारे पास PO4 है, यानी फॉस्फोरस 1 और 4 ऑक्सीजन, चार्ज है इस पे -3। सो दीज आर द रेडिकल्स, एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल्स। आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ नहीं दिए हुए ये एग्जाम्पल्स, लेकिन वैसे दी हुई हैं। आप आगे जब पढ़ोगे ना हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो आपने ये एग्जाम्पल्स ऐड कर लेनी है अपनी बुक पे डेफिनेशन के साथ, ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स है हमारे पास सल्फेट आइन की और फॉस्फेट आइन की। एग्जाम्पल असल में आपकी बुक से ही हैं, लेकिन किसी और टॉपिक से हैं, आपने यहाँ पर ऐड करनी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
वेरिएबल वैलेंसी क्या है कि कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करे। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो वो 2 वैलेंसी को भी शो कर रहा है, 3 को भी शो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, इसको हम वेरिएबल वैलेंसी टर्म का नाम देते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमारे पास आयरन की ही एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास फीरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है। फीरस सल्फेट में जो वैलेंसी आयरन की वो 2 है और फेरिक सल्फेट में वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? लैटिन और ग्रीक नेम जो है हमारे आयरन का वो है फेरम, याद रखिएगा। जो अगर हम कहें आयरन का लैटिन या ग्रीक वर्ड है वो फेरम है। इसी फेरम की वजह से आयरन का सिंबल Fe है। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिंबल हम उसके उसी नाम से लें जो उसका कॉमन नेम है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन उसका कॉमन नेम है तो ऐसा नहीं है कि आयरन इंग्लिश में कहते हैं इसे आयरन, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सिंबल हम इंग्लिश से ही उठाएं। हम उसका सिंबल जो है वो लैटिन या ग्रीक से भी उठा सकते हैं, जर्मन से भी उठा सकते हैं। जिस तरह से हमने आयरन का सिंबल उठाया है Fe फ्रॉम द नेम दैट इज़ लैटिन और ग्रीक। ठीक हो गया। तो अब ये जो फेरम है अगर इसकी लोअर वैलेंसी होगी यानी वैलेंसी जब इसकी 2 होगी तो इसको हम फेरस का नाम देंगे। जब इसकी हायर वैलेंसी होगी यानी वैलेंसी अगर इसकी 3 होगी तो उसको हम फेरिक का नाम देंगे। इसीलिए ऊपर जहाँ पर वैलेंसी 3 थी वहाँ पर फेरिक सल्फेट था और जहाँ पर वैलेंसी 2 है वहाँ पर फेरस सल्फेट है। राइट जी, फॉर्मूला याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का FeSO4 है जबकि फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 थ्राइस है। ठीक है जी। वेरिएबल वैलेंसी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसके साथ में आपने ये एग्जांपल लाजमी देना है। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी एलिमेंट। थैंक यू।